नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चली वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि भारत के अगले जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। कि वर्तमान समय में अगर देखें तो CGI DY चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है, आपके 50वें नंबर के क्या है, ये चीफ ऑफ जस्टिस हैं। ठीक है, अब अगले जो 11 तारीख को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 11 तारीख से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे देखिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गगई करके हैं, और या फिर C आपके सूर्यकांत हैं, या फिर D आपके बेला द्विवेदी हैं। तो इनमें से कौन वो शख्स है जिसे अगला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो ये है आपके A न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को क्या है, 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को क्या किया, भारत के अगले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई। और जो जस्टिस खन्ना है 11 नवंबर को भारत के क्या होंगे, 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो सिर्फ आपकी क्या रहेगा, 7 महीने का कार्यकाल इनका रहेगा लगभग, और 13 मई 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और वर्तमान समय में मैंने आपको कहा ना कि जो DY चंद्रचूड़ ने क्या करा, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जो सबसे सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ है जो न्यायाधीश के रूप में जो हैं वर्तमान में, वो आपके क्या है, जस्टिस खन्ना ये क्या है अभी सबसे वरिष्ठतम है। उसके बाद 52वें नंबर का, अगर हम कहें 91 नंबर का संजीव खन्ना रहेंगे, 52वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे जो आपके 13 मई 2025 के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, वो क्या है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गगई करके ये हैं। तो ये आपके 52वें नंबर के रहेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या कहा, देश में AI जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तारित करने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया है। वो कंपनी कौन सी है, मेटा है या माइक्रोसॉफ्ट है या NVIDIA करके है, तो ओपन AI करके है। तो इनमें से कौन वो है, आप बता सकते हैं। जिसे भी आता है आंसर वो इसको क्या करें, आंसर को देने की कृपा करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब इसका जो राइट आंसर है NVIDIA करके जो ये है ऑप्शन C, इस ये कंपनी के साथ किया गया है, समझौता किया गया है। किसने, रिलायंस इंडस्ट्री ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए। जो ये है मुकेश अंबानी की जो ये रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत में क्या करा, आपके जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए क्या करा, जो ये NVIDIA करके है ना, ये आपके अमेरिका की ये कंपनी है। ये जो जिन चीज़ का ये निर्माण करती है वो चिप का ये क्या करती है, निर्माण करती है। NVIDIA के साथ क्या करा, एक समझौता किया इन्होंने मुंबई में, उस पर हस्ताक्षर किए, और ये 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया, ये बताना है आपको। तो ये है आपके फ्रांस, अर्जेंटीना, रूस या स्वीडन। तो किस देश के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, किसे, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। तो आपको मैं बता दूं, इनको जो नियुक्त किया गया है वो आपके स्वीडन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने क्या करा, जो डॉक्टर नीना जो मल्होत्रा है उसको स्वीडन में भारत का क्या किया गया, अगला राजदूत नियुक्त किया। स्वीडन के अंतर्गत प्रत्येक देश में हर देशों के क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, उनके मंत्रालय होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, अर्जेंटीना में भारत का क्या होगा, अगला ये राजदूत के रूप में ये नियुक्त इनको किया गया है। और जो नीना मल्होत्रा है, अगर आपको मैं बता दूं, ये 1992 बैच के क्या है, एक प्रतिष्ठित या कहें भारतीय जो विदेश सेवा के रूप में अधिकारी के रूप में कार्यरत है, और वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में क्या है, कार्य कर रही हैं। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए एशियाई बैंक ने
किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण मंजूर किया है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, असम है या फिर मध्य प्रदेश है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो एशियाई विश्व बैंक ने राज्य के सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए जो ऋण मंजूर किया गया है वो असम को किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, असम को चुना गया है। तो एशियाई बैंक एडीबी की अगर हम बात करें तो असम के काबी अंजोगल करके है एक जिला, अंजोगल करके है। तो इस जिले में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा को यहाँ पर विस्थापित करने जा रही है। और ये जो सुविधा है कहीं ना कहीं विकास के लिए, इस जो ये योजना है, इस योजना के लिए अगर हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर या कहें 434.25 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण इसको दिया गया है। और ये जो एशियाई ये विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, आपको मैं बता दूं, ये हुई थी 1966 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय अगर हम कहें, ये मुख्यालय ये फिलीपींस में इसका है, मनीला में भी इसका क्या है मुख्यालय है, याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 5वें नंबर का विश्व संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर का ये देश बन चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर केन्या है, मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है, मॉरिस्को है। तो दोस्तों ये जो देश है ये मिस्र है। ठीक है, मिस्र देश को क्या किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO ने क्या करा हाल ही में, इसे आधिकारिक तौर पर मलेशिया का क्या करा, मलेरिया मुक्त प्रमाणित इसको किया गया है। एक प्रमाण पत्र भी इसे दिया गया है। और इस साल काबो वर्ड ने क्या करा था के बाद अगर हम कहें मिस्र ने ये दर्जा हासिल किया है और ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है। 2010 में मॉरिस्को और 2007 में संयुक्त राज्य अमीरात के बाद अब मिस्र पूर्वी जो अगर कहें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये तीसरा देश बन गया। अगर हम देखें भूमध्य सागरीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये मलेरिया मुक्त जो देश है ये कौन सा बना, तो भूमध्य सागरीय दृष्टिकोण से देखें तो ये तीसरा है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो ये दूसरा देश बन चुका है। तो ये इस सूची में ये सम्मिलित हो चुका है, तो यह देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो अभ्यास सेम्बेक्स ये 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आपको बता रहे सेम्बेक्स, तो ये श्रीलंका है या फिर सिंगापुर है या फ्रांस है या पुर्तगाल है। तो किसके साथ ये किया गया है? तो आपको मैं बता दूं, जो ये युद्धाभ्यास हुआ था वो सिंगापुर के साथ हुआ था। तो जो ये अभ्यास शुरू हुआ था वो 23 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक ये क्या है, ये विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया है। तो इस अभ्यास में भारत की और जो सिंगापुर की जो सेना है, नौसेना के बीच ये आयोजित किया गया है। और इसका अगर हम बात करें जो संबंधित चरण रहा, इसका जो अभ्यास का जो संबंधित चरण रहा, अगर हम तो एक तो ये हुआ, और जो इसमें अब होगा जो नौसेना का अब समुद्र में, तो 28 से 29 अक्टूबर को इसका आयोजित किया ही जाएगा। एक तो जो स्थल पर हुआ और साथ ही समुद्र में भी जो होना है वो आपके 28 से 29 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 7वें नंबर का प्रश्न, तो ये कह रहा है कि हाल ही में लू ओग कांग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम का, चीन का, थाईलैंड का, मलेशिया का। तो किस देश का चुना गया है? ये वियतनाम का चुना गया है, तो याद रखिएगा। तो वियतनाम में हाल ही में जो लू गोग को ये जो दिया है, वियतनाम का क्या है, नए राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा ये अपने इन्होंने अगर हम कहें जो ये अपने इनकी कांगो जो नेशनल असेंबली है, अपने 8वें सत्र में इन्होंने अगर हम बात करें 91.67 वोट के साथ इसको किया गया, राष्ट्रपति चुना किया गया है। ये तो याद रखिएगा। कांगो 1975 में सेना में शामिल हुए और 2006 में ये मेजर जनरल के पद तक ये पहुंचे। तो याद रखिएगा कांगो ये देश के क्या नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का प्रश्न, महिला
ये राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी हाल फिलहाल में इसमें विवाद भी रहा था, इसको याद रखिएगा। स्मृति ईरानी, विजया किशोर या फिर नेहा सिन्हा या बांसुरी स्वराज, तो किसे चुना गया है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है नहीं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ऑप्शन बी विजया किशोर रहटक करके है, तो इनको चुना गया है। केंद्र सरकार ने क्या करा हाल ही में, इसी महीने अगर हम बात करें तो ये जो विजया किशोर है राहटकर को क्या किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का ये किया गया अध्यक्ष नियुक्ति किया गया, और उनकी जो नियुक्ति है महिला आयोग अधिनियम 1990 का अधिनियम है और धारा 3 के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। और जो इनका कार्यकाल रहेगा या तो ये 3 वर्ष या फिर कहीं 65 वर्ष की आयु तक ये रहेगा, जो भी पहले होगा उस, अगर मान लीजिए इनकी आयु 65 वर्ष हो गया या 3 साल पहले हो गए, तो जो भी रहेगा पहले तो वो क्या होंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त होंगी। और ये जो हैं, जो ये अभी जो बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ये 9वीं अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद देखिएगा। तो और इससे ये जो अध्यक्ष रही और जो रेखा शर्मा की जगह लेंगे, याद देखिएगा। इससे पहले जो अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी, वो आपके रेखा शर्मा थी, याद देखिएगा। अब देखिए 9वें नंबर का इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कॉमर्स तो मुकेश अंबानी या फिर अदार पूनावाला या फिर कुमार मंगलम या फिर अभयदीप जिंदल, तो किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अभयदीप जिंदल है, तो इनको चुना गया है, याद रखिएगा। तो ये बन गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न को। ये देखिए आपकी 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिंग चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रेसिंजम चैंपियनशिप, एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर गीता है या फिर सौम्या है, तो फिर उर्मिला चौधरी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो अवार्ड मिला है ये उर्मिला चौधरी को दिया गया है। तो नेपाल की उर्मिला चौधरी को क्या दिया गया है, नक्सल समानता और मानवाधिकार के प्रति उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए क्या है, ग्लोबल एंटी रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का है जो ये, तो इसे सम्मानित किया गया है। और उन्हें 12 सहकारी समितियां के माध्यम से इसे पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए और फ्री कलमकारी डेवलपमेंट फोरम की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा, इसलिए इनको चुना गया है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय।